तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है स्नेक ईटर। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रिक माइनर को देखते हैं। रिक असल में सबवे में था जहां पर वो अपनी बेटी के बारे में एक सपना देखता है। खैर अब आंखें खुलने के बाद वो फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति से मिलता है। फ्रैंक एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक था। फ्रैंक रिक को टोनी फेयरचाइल्ड नाम के एक व्यक्ति के बारे में बोलता है जिसने फ्रैंक की कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन 4 फरवरी को वो एक गैस एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो गया। रिक पूछता है कि क्या उन लोगों को उसकी बॉडी मिली थी, जिस पर फ्रैंक बताता है कि उन्हें सिर्फ उनके बॉडी के टुकड़े मिले। अब बात ये थी कि फ्रैंक की कंपनी ने टोनी का लाइफ इंश्योरेंस उसके मरने के 3 हफ्ते पहले ही किया था। अब यहाँ फ्रैंक को ऐसा लग रहा था कि जैसे टोनी ने अपनी खुद की मृत्यु को ही फेक दिखाया हो ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके, क्योंकि इसके 7 दिन पहले किसी आदमी ने 9mm की हैंडगन खरीदी थी और साथ ही साथ उसने 200 एमओ यानी कि बुलेट्स को भी खरीदा। फ्रैंक रिक को वो शॉप का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। फ्रैंक के अकॉर्डिंग वो आदमी टोनी ही है और उसने अपनी खुद की मृत्यु को फेक किया। तो यहाँ पर रिक को बस इतना इन्वेस्टिगेशन करना है कि जो मॉर्ग रूम में लाश है वो टोनी की है भी या फिर नहीं। लेकिन रिक ये करने से इनकार कर देता है क्योंकि रिक अब कोई कॉप नहीं था, लेकिन फ्रैंक रिक के पास एक वजह से आया था और वो था रिक की स्किल्स की वजह से। वो उसे एडवांस में पैसे भी देता है और फ्रैंक बताता है कि इंश्योरेंस इश्यू होने में 4 दिन है और उससे पहले वो इसके बारे में पता लगा ले। अब रिक ये पूछता है कि आखिर इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलेगा, जिस पर वो बताता है कि उसकी बहन डाना फेयरचाइल्ड को। जिसके बाद में रिक डाना से बात करने जाता है। वो उसे बताता है कि असल में वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। जिसके बाद वो उससे सवाल जवाब पूछना शुरू करता है। वो पूछता है कि उसने अपने भाई को आखिरी बार कब देखा था, तो डाना बताती है कि उसकी मौत से कुछ हफ्ते पहले। जिसके बाद रिक पूछता है कि क्या उसका भाई डिप्रेस्ड या फिर दुखी दिख रहा था, जिस पर वो बताती है कि वो बिल्कुल जैसा था वैसा ही लग रहा था। रिक पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। अब डाना इस पर यह कहती है कि वो दूसरी कंट्री में वेकेशन जाने के बारे में बात कर रहे थे। अब इस बात को सुनकर रिक को उस पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि डाना फेयरचाइल्ड असल में प्रोबेशन पर थी, मतलब कि एक तरह से बेल पर, जिसका मतलब वो कहीं भी बाहर कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकती। खैर वो उससे अगला सवाल पूछता है। वो पूछता है कि लाइफ इंश्योरेंस वाला आइडिया किसका था, उसका या फिर टोनी का। ये सवाल उसने इसलिए पूछा था क्योंकि हो सकता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए डाना ने बोला हो और फिर बाद में खुद ही अपने भाई को खत्म कर दिया हो ताकि इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाए। लेकिन डाना कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब रिक कहता है कि टोनी ने बेनिफिशियरी के लिए उसे चुना है, मतलब कि इंश्योरेंस का पैसा उसे मिलने वाला है, तो उसे इस बारे में कैसे नहीं पता। अब तभी डाना उसकी बात काटने लगती है, जिसके बाद रिक पूछता है कि जब टोनी खत्म हुआ था उस रात वो कहाँ थी। वो बताती है कि उसे ठीक से याद नहीं है। ये सुनकर रिक उस पर जोर डालता है और कहता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। ये सब सुनकर डाना वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है जो कि मूवी देखने जा रही थी। और यहाँ पर वो जो मूवी थिएटर के अंदर देखने जा रही होती है वो थी इविल डेड। खैर इसके बाद वो किसी दूसरे इंसान पीटर से पूछताछ करने जाता है और पीटर किसी समय पर टोनी का पेरोल ऑफिसर था। टोनी जब माइनर था तब से ही उसने क्राइम्स करना शुरू किया, लेकिन 18 के होने के बाद से वो अपने पास अवैध हथियार रखने लगा, यानी कि इल्लीगल हथियारों को। वो आदमी उसे ये भी बताता है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया था। ये मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है उसे पता नहीं होता। उसे ये तक पता नहीं होता कि असलियत क्या है और इमेजिनेशन क्या। और यही चीजें टोनी के साथ में भी थी। रिक पीटर से डाना फेयरचाइल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर बताता है कि उनके बीच का संबंध कोई खास नहीं था और यहाँ पर वो डाना को एडिक्ट करके बुलाता है, मतलब कि वो नशा भी करती थी। वो उन दोनों के रिश्ते को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कहता है। जिसके बाद वो टोनी की जॉब्स के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर बताता है कि उसने उसे एक जॉब दिलवाई थी, लेकिन उस जॉब पर टोनी उसके बॉस से कहता था कि टोनी के डेड पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अब रिक पूछता है कि उसने टोनी को आखिरी बार कब देखा, जिस पर वो बताता है कि उसने टोनी को करीबन 2 से 3 महीने पहले देखा होगा। पीटर को यह भी नहीं पता था कि टोनी खत्म हो चुका है और रिक के मुंह से ये सब सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ पर रिक बताता है कि मॉर्ग रूम में टोनी की बॉडी है और वो उसे एग्जामिन करने जाएगा, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। खैर अब इसी बीच हम एक खबर को सुन पाते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा था कि एक स्कूल की बस ब्रिज से पानी में गिर गई है। खैर अब रिक एक होटल में जाता है जहां पर उसका रूम फ्रैंक ने बुक करवाया था। रिसेप्शन पर उसे जिमी नाम का लड़का मिलता है, जिसे वो बताता है कि उसके नाम का एक रूम बुक्ड है। खैर यहाँ पर जिम उसे उसकी रूम की भी दे देता है। खैर अब अपने रूम में जाकर उसे कुछ एविडेंस मिलते हैं जो कि शायद से फ्रैंक ने ही रखवाए होंगे और उसी में उसे एक पेड रिसिप्ट भी मिलती है। खैर इसके बाद वो सो जाता है, जहाँ पर उसे अपनी बेटी का सपना आता है जो कि बाथटब में खेल रही थी और यही
यही सपना उसे बार बार आया करता। खैर अब इसके बाद वो मॉर्ग में जाता है और मॉर्ग में उसे पीटर ने ही भिजवा दिया था और उसने मॉर्ग में भी स्पेशल परमिशन की बात करी थी ताकि रिक वहाँ पर जाकर टोनी की लाश को देख सके। मतलब पीटर का अच्छा खासा व्यवहार था। खैर अब यहाँ पर वो टोनी के शव को देखता है और उसको एग्जामिन करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उससे पहले वो फाइल को चेक करता है जहाँ से उसको ये पता चलता है कि डाना वहाँ पर रोजाना आती है, मतलब कि अपने भाई को देखने। अब रिक मॉर्ग रूम में बैठे डॉक्टर से पूछता है कि डाना उसके भाई को क्लेम क्यों नहीं कर रही, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसके पास फ्यूनरल करने तक के पैसे नहीं हैं और ये आम बात है। वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसको देखकर रिक डॉक्टर से पूछता है कि उसमें क्या है, जिस पर वो बताते हैं कि इसके अंदर आंखें हैं और ये आंखें कॉर्निया ट्रांसप्लांट में काम आएंगी। और ये उन 3 बच्चों की आंख हैं जो कि स्कूल बस वाले हादसे में खत्म हुए थे और उन बच्चों में एक छोटी बच्ची और 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम सुनते ही रिक को अपनी बेटी की याद आने लगती है, जिसके बाद वो अपने होटल रूम में वापस आता है जहाँ पर वो जिमी कहता है कि वो अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जिमी शॉकिंगली उससे ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो पहली बार मिले हों। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था और तब वो उसको बताता है कि फ्रैंक ने उसके लिए एक रूम बुक किया है। और यहाँ पर जिमी चेक करता है और उसे रूम की चाबी देकर रूम बताने लगता है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। खैर अब रिक वापस से रूम में आता है और उसे अपनी जगह से एक मिनी चाकू मिलता है जो कि उसका नहीं था। जिसके बाद वो सोने लगता है और अगली सुबह फ्रैंक उससे मिलने आता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है, इस पर वो कहता है कि वो शादीशुदा था लेकिन उसका डिवोर्स हो गया और अब वो अपनी बीवी के साथ नहीं था। अब फ्रैंक उसके बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर रिक बताता है कि उसकी एक छोटी बेटी 3 साल की है। खैर यहाँ पर वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है। रिक उसे बताता है कि उसने टोनी के शव को एग्जामिन किया और वो टोनी ही था। फ्रैंक कहता है कि रिपोर्ट चेंज भी हो सकती है। तब रिक कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था, जिस पर फ्रैंक बताता है कि आंखें झूठ भी बोल सकती हैं, यानी कि वो हर चीज जो दिखाई देती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। खैर अब फ्रैंक उसे 6 साल पहले की घटना बताता है जहां पर उसकी एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके अंदर एक आदमी खत्म हो गया था। वो आदमी जो कि बिल्डिंग के अंदर था वो असल आदमी नहीं था बल्कि उसका ट्विन था। ये सुनकर रिक कहता है कि टोनी का कोई ट्विन भाई नहीं था। वो पूछता है कि वो उसकी सिस्टर से मिला था ना, जिस पर रिक हाँ करता है। फ्रैंक पूछता है कि वो कैसी लग रही थी, जिस पर रिक बताता है कि डरी हुई। तो फ्रैंक कहता है कि वो डरी हुई थी किसी कारण की वजह से। अब यहाँ फ्रैंक बोलता है कि अगर किसी इंसान को समझना हो तो पहले ये समझो कि वो इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है। और यहाँ पर डाना के केस में वो सबसे ज्यादा वापस प्रिजन में जाने से डरती है। तो शायद से उसके डरे रहने का मतलब यही हो सकता है कि शायद वो इसी के चलते दोबारा प्रिजन में ना पहुंच जाए। अब फ्रैंक जो होता है वो रिक को रिवोकेशन फॉर्म देता है और वो कहता है कि वो डाना से इस पर साइन करवा ले। इससे होगा ये कि डाना इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। अब फ्रैंक रिक से बोलता है कि उसके पास ये करने के लिए 3 दिन है और इन 3 दिनों का वो ठीक से इस्तेमाल करे। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर कहानी काफी ज्यादा वियर्ड सी होती जा रही थी, जिसके बाद रिक जाता है सीधा डाना के अपार्टमेंट को चेक करने के लिए। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इसे डाना के अपार्टमेंट की चाबी कहाँ से मिली होगी, तो उसे ये चाबी मॉर्ग रूम से मिली थी। खैर अब वो अंदर जाकर देखता है जहाँ पर हमको पता चलता है कि डाना और टोनी के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था। जिसके बाद वो जाता है एडिक्शन ग्रुप बिल्डिंग में जहाँ पर नशे को छुड़वाया जाता है और वहाँ पर डाना भी मौजूद थी। रिक डाना को रोकता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करता है, जिसके बाद वो उसे पेपर्स दे देता है और कहता है कि वो उन पर साइन कर दे। डाना कहती है कि वो उनको पहले पढ़ेगी, उसके बाद ही उस पर साइन करेगी। जिसके बाद रिक को पता चलता है कि कोई है जो कि बार बार डाना को कॉल करता है और उस पर प्रेशर डालता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम को ना छोड़े, मतलब कि डाना इन सब में शामिल नहीं थी। अब आगे फ्रैंक रिक को कॉल करता है जहाँ पर रिक फ्रैंक को बताता है कि कोई डाना को फोर्स कर रहा है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। फ्रैंक पूछता है कि क्या कोई सस्पेक्ट है, जिस पर वो उसे अभी मना कर देता है, लेकिन हो सकता है कि टोनी का लैंडलॉर्ड ही डाना को फोर्स कर रहा हो। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर रिक अपने रूम में सो रहा था, जिसके बाद उसकी बेटी दोबारा उसके सपने में आती है। खैर अब रिक रेडी होता है और जाता है उसी लैंडलॉर्ड मारियो के पास। अब वो मारियो से कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन इससे उसको कंफर्म हो जाता है कि मारियो वो शख्स नहीं है जो कि डाना को फोर्स कर रहा है कॉल करके। जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर कभी टोनी काम किया करता था, लेकिन उसे वहाँ पर से भी कुछ खास पता नहीं चलता। खैर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर रिक के पास एक ऑफिसर का कॉल आता है, जहाँ वो उसे उस जगह की लोकेशन के बारे में बताता है जहाँ से डाना के पास कॉल्स आ रहे थे। रिक अब जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है जहां जाकर वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन कोई उसे छुपकर देख रहा था। रिक की नजर उस पर पड़ जाती है और वो भागने लगता है। अब रिक जल्दी से जाकर उसे पकड़ता है और वो डाना ही थी। अब वो डाना से पूछता है कि वो कौन है जो कि उसे कॉल करता है। इस पर डाना उसे बताती है कि वो टोनी है जो कि अभी भी जिंदा है। रिक पूछता है कि उसे कैसे पता वो टोनी ही है। इस पर डाना ये बताती है कि उसे उसके बचपन की सारी चीजें पता है। अब रिक तभी डाना को टोनी को कॉल करके कहीं पर मिलने के लिए बुलाने के लिए कहता है
और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद अगले सीन में रिक जाता है उस जगह पर जहाँ पर एक बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी कोई रिक को कॉल करके कहता है कि क्या वो उसे पागल समझता है, और इतना कहकर वो उसके ऊपर ब्रिक्स को गिरा देता है, लेकिन सही समय रहते रिक बच गया था। अब अगले दिन रिक फ्रैंक से मिलता है जहां पर वो उसको सारी बातें बताता है। वो ये भी बोलता है कि किसी ने उसे खत्म करने की कोशिश करी थी। फ्रैंक पूछता है कि किसने, जिस पर वो टोनी का नाम लेता है। ये सुनकर फ्रैंक को अच्छा लगता है कि टोनी जिंदा है, लेकिन अब ये काम रिक और नहीं करना चाहता था क्योंकि अब उसकी जान पर बनाई थी। यहाँ पर रिक उसे साफ इनकार कर देता है कि अब वो ये काम और नहीं करेगा। इसी बीच पीटर फ्रैंक से मिलने आता है और रिक पीटर को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर रिक को जानता तक नहीं था। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो पहली दफा मिल रहे हों, जिसके बाद में वो वहां से निकल जाता है। ये सब रिक को काफी अजीब लग रहा था, यानी कि वो जिससे भी मिला करता सबको यही लग रहा था कि वो उससे पहली बार मिल रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर माजरा था क्या। खैर अब रिक फ्रैंक से कहता है कि वो रिजाइन कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो फ्रैंक को बताता है कि इसमें डाना का कोई दोष नहीं है, जो किया है टोनी ने किया है और इसी के चलते उसको किसी भी चीज में मत घसीटना। खैर यहाँ पर फ्रैंक चाहता था कि रिक ये काम नहीं छोड़े, इसलिए वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है क्योंकि रिक थोड़ा कर्जे में था। साथ ही साथ कोर्ट ने उसे उसकी बेटी से मिलने के लिए भी मना कर दिया था। यानी कि जैसा मैंने बताया कि उसका और उसकी बीवी का डिवोर्स हुआ था और उसके बाद से ही उसके पास अपनी बेटी से मिलने की परमिशन नहीं थी। यानी कि जब तक वो अपने डेट को क्लियर नहीं कर देता वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था, यानी कि उसे फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। खैर अब रिक उससे ये कहता है कि वो उसके परिवार को बीच में न लाए, जिसके बाद में फ्रैंक उसे मैनिपुलेट करके फिर से काम करने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद रिक जाता है डाना से मिलने के लिए और वो उसे चाय पिलाती है। वो कहती है कि उसका भाई बुरा इंसान नहीं था, उसकी जिंदगी बुरी थी। खैर यहाँ पर डाना पूछती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, वो उसके साथ क्यों नहीं है, जिस पर वो बताता है कि एक बार उसे मिशन मिला था जहां पर उसे सबवे के अंदर जाना था और उन दिनों चोरियां बहुत हुआ करती। तब वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगा और रोज सबवे में जाया करता और एक दिन उसने एक आदमी को बैठा हुआ देखा जो कि खत्म हो चुका था और उसे शूट करा गया था। उसने देखा कि वो व्यक्ति वहीं पर पड़ा था, लेकिन किसी ने उस आदमी की मदद नहीं की और फिर वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद से ही वो आदमी उसे रोज दिखने लगा था अपने बुरे सपनों में, लेकिन उसे भुलाने के लिए वो ड्रिंक करने लगा और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगा, जिससे कि उसे काम से निकाल दिया गया। और तो और उसकी बीवी ने उसे घर आने के लिए मना कर दिया था उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से, और यही कारण था कि उसकी बीवी और उसका डिवोर्स हुआ और इसलिए उसकी बेटी अब उसके साथ नहीं है, वो उससे नहीं मिल सकता। अब तभी डाना उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है, जिसके अंदर वो ये कहती है कि उसे बुरे सपने आते हैं जिसके अंदर वो प्रेग्नेंट है। लेकिन नाइटमेयर ये नहीं है, नाइटमेयर ये है कि वो अपने ही बच्चे को हर्ट करती हुई नजर आती है। और यहाँ डाना इस चीज से काफी रिग्रेट में थी, तो रिक उसको समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद डाना रिक को उन रेवोकेशन पेपर्स को साइन करके दे देती है। पेपर्स लेकर रिक वहां से जाने लगता है। तब डाना कहती है कि वो लोग मूवी देखने जा सकते हैं, जिस पर रिक कहता है कि ये बढ़िया रहेगा। खैर अब रिक जाता है फंड ऑफिस में जहां पर उसने अपनी बीवी के लिए फंड छोड़ा था, लेकिन किसी ने भी उसे क्लेम नहीं किया, मतलब कि उस फंड को उसकी बीवी ने वापस कर दिया था। रिक को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर रिक को पता चलता है कि उसकी बीवी कहीं और मूव इन हो गई है। जिसके बाद रिक उसके फोन को ट्राई करता है, लेकिन कॉल ही नहीं लगता और उसके बाद रिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। और आपने एक वियर्ड चीज को नोटिस किया होगा कि फ्रैंक और डाना दोनों ही रिक को पहचान रहे थे, लेकिन बाकी लोग उससे एक बार मिलकर भूल जाया करते। अब रिक अपनी हैंडगन की बुलेट्स लेने शॉप पर जाता है और ये वही शॉप थी जहां पर टोनी भी आया था। रिक की दुकानदार से थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ये वही शॉप थी और वो टोनी के बारे में उससे पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। रिक दुकानदार से टेप चेक करवाने के लिए कहता है, लेकिन दुकानदार बताता है कि ये कैमरा खराब है और फिलहाल वो उसे कुछ भी नहीं दिखा सकता। सीन बदलता है और हम रिक को टैक्सी में देखते हैं, लेकिन आगे एक हादसा हुआ था, इसलिए टैक्सी आगे नहीं जा पाती। रिक टैक्सी से उतरता है और देखने जाता है कि आखिर सीन क्या था, जिस पर उसको पता चलता है कि एक स्कूल बस रिवर में गिर गई है जिसके अंदर 3 बच्चे मारे गए। लेकिन ये तो पहले भी हो चुका था और यही खबर हम पहले भी सुन चुके हैं। ये सब देखकर सुनकर रिक का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि जो चीजें पहले घट रही थी वो दोबारा चल रही थी। अब रिक अपने होटल में जाता है जहाँ पर फ्रैंक उसे मिलता है। वो फ्रैंक को बताता है कि जो उसके साथ पहले हो चुका है वो दोबारा हो रहा है और फ्रैंक को उसकी बातें समझ नहीं आती। फ्रैंक उसे यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करने आया था क्योंकि केस सुलझ चुका था। वो पूछता है कि क्या उन्हें टोनी मिल गया, इस पर फ्रैंक कहता है कि उन्हें उसकी बहन मिल गई है। ये सुनकर वो जल्दी से डाना के घर जाने लगता है, जहाँ पर डाना उसे अपने सोफे पर मिलती है जो कि खत्म हो चुकी थी। वो उसके ऊपर से चादर हटाता है, लेकिन असल में ये सब उसका बुरा सपना था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या सपना। वो फंस सा चुका था इन सब चीजों के बीच में। वो अपने होटल से निकलकर एक मूवी देखने जाता है जो कि थी इविल डेड। अब इसी थिएटर के अंदर उसे डाना मिलती है और वो उसको देखकर ये बोलता है कि वो जिंदा कैसे है, उसने उसकी लाश को
देखा था, लेकिन डाना उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और उसकी इस हरकत को देखकर गार्ड्स उसे बाहर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गन शॉप से गन लेता है। तभी हम रिक को नोटिस करते हैं जो कि डाना के अपार्टमेंट में जाने वाला था और वहीं पर उसे मारियो मिलता है और मारियो भी उसे पहचान नहीं पा रहा था और मारियो यहाँ पर डाना का लैंडलॉर्ड था। खैर अब अपार्टमेंट के अंदर पहुंचकर उसे शावर की आवाज आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कोई उस पर गन पॉइंट कर देता है और वो वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले गन ली थी और वो आदमी उसे किचन में लेकर आता है। अब रिक उसे गन रखने के लिए कहता है और वो उससे पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम सोचते हो कि ये अंत है लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। रिक पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो आदमी बताता है कि वो जिसने ये सब शुरू किया। यहाँ पर असल में वो फ्रैंक की बात कर रहा था। रिक उससे पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। वो आदमी उसे बोलता है कि उसकी बहन के लिए वो विक है उसका डीलर और उसके लिए वो जोसेफ है। लेकिन रिक कहता है कि वो तो एक इंश्योरेंस कंपनी चलाता है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि उन्होंने पहले भी इस तरह से बात की हुई है। यहाँ पर रिक और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था कि वो कभी पहले मिले ही नहीं थे और अब यहाँ पर हमको एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टोनी फेयरचाइल्ड है, यानी कि डाना का भाई। टोनी उसे पूछता है कि क्या उसने नोटिस किया कि उसके साथ अजीब चीजें घट रही हैं? क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि जो खत्म हो चुका है वो वापस जिंदा हो जाता है? टोनी उसे बताता है कि उसने उसकी भी बॉडी देखी थी ना मॉर्ग में। रिक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा था। टोनी बताता है कि ये एक सर्कल है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ना ही इसका कोई अंत है और ये सर्कल कभी भी शुरू हो सकता है, शायद से ये दोबारा कल ही शुरू हो जाए। टोनी पूछता है कि क्या वो बुरा इंसान है, क्या उसने उसकी वाइफ को मारा? अब रिक उसकी बातों को काटते हुए पूछता है कि क्या उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया था, जिस पर वो उससे ही क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या उसे लगता है कि वो ऐसा इंसान है जो कि लाइफ इंश्योरेंस लेगा। खैर यहाँ पर टोनी गैस ऑन करता है और रिक पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर टोनी बताता है कि वो इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब टोनी अपार्टमेंट को एक्सप्लोजन से उड़ाने वाला था, लेकिन रिक उसे रोकता है कि इसी बीच रिक को गोली लगती है, लेकिन रिक के पास एक मिनी चाकू था जिससे कि वो उसके गले में स्टैब करता है और वहां से भाग जाता है। अब टोनी मरने से पहले नेक्स्ट टाइम बोलता है और खुद को अपार्टमेंट के साथ ही ब्लास्ट कर लेता है। अब रिक सबवे की तरफ जा रहा था ताकि वो अपने घर जा पाए, लेकिन तभी फ्रैंक उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वो बताता है कि अपनी बेटी से मिलने, जिस पर फ्रैंक बोलता है कि उसकी बेटी कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और रिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि उसे घर जाना है। अब रिक रोते हुए कहता है कि वो बस अपनी बेटी को देखना चाहता है और फ्रैंक कहता है कि वो तो अपनी बेटी को रोज देखता है, लेकिन रिक बोलता है कि वो तो सपना था और तभी उसे फ्रैंक कहता है कि वो सपना नहीं बल्कि यादें थी। अब रिक को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। फ्रैंक कहता है कि वो जिन लोगों को देख रहा था वो सब असली थे, जिन जिन लोगों से उसने बात करी उसके आसपास थे वो सभी रियल थे। तभी फ्रैंक ये कहता है कि नर्क में अकेला कोई नहीं जाएगा। अब तभी रिक रोने लगता है और कहता है कि वो अच्छा इंसान है, तो फ्रैंक कहता है कि वो कन्विंस किसको कर रहा है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और फ्रैंक उसको बोलता है कि वो उससे बाद में मिलेगा और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब रिक एक ट्रेन में बैठता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी से बुलेट को निकालता है। वहाँ पर कई लोग थे लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, यानी कि सोच कर देखो किसी को कोई गोली लगी हुई हो, आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो तो आप पर कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब उसके पास एक मैसेज आता है जो कि फ्रैंक का था और यहाँ पर अब ये सर्कल दोबारा से शुरू हो गया था, यानी कि जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी, यानी कि अब वो फ्रैंक से मिलेगा, वो दोबारा उसे ये केस देगा और यही सब फिर से होता रहेगा और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्नेक ईटर फिल्म की कहानी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।